नमस्कार एवरीवन और वेलकम बैक टू न्यूरियन एम्पावरिंग नर्सेस थ्रू लर्निंग। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने एक आईवी कैनुला परफेक्टली इंसर्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिला, ड्रेसिंग क्लीन है, मेडिकेशन स्मूथली चल रहा है, तो क्या पेशेंट कम्प्लीटली सेफ है? ज़्यादातर लोग ये कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। कई बार कॉम्प्लिकेशन कैनुलेशन के वक्त नहीं, कैनुले के बाद डेवलप होती है। थ्रोम्बोफ्लेबिटिस सिर्फ एक छोटी सी रेडनेस नहीं है, ये वेन की इन्फ्लेमेशन है जो पेशेंट को पेन, डिस्कम्फर्ट और कभी-कभी थेरापी इंटरप्शन तक पहुंचा सकती है। अगर टाइमली आइडेंटिफाई और मैनेज ना किया जाए तो इन्फेक्शन रिस्क भी बढ़ सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट केसेस ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबिटिस प्रिवेंटेबल होते हैं। जी हाँ, ये उन कॉम्प्लिकेशन में से है जिससे हम प्रॉपर टेक्निक, रेगुलर असेसमेंट और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम आईवी इंसर्शन को फिनिश लाइन समझ लेते हैं। असल में आईवी इंसर्शन फिनिश लाइन नहीं है, ये पेशेंट मॉनिटरिंग की स्टार्टिंग लाइन है। हर शिफ्ट असेसमेंट, हर ड्रेसिंग चेक, हर पेशेंट कंप्लेंट एक अपॉर्चुनिटी है थ्रोम्बोफ्लेबिटिस को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करने की। और याद रखिए, पेशेंट अक्सर पहले रेडनेस नहीं बताता, वो कहता है नर्सिंग ऑफिसर जी, यहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है। और वही छोटा सा सिम्टम कभी-कभी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन का पहला सिग्नल होता है। आज के सेशन में हम समझेंगे थ्रोम्बोफ्लेबिटिस कैसे डेवलप होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कौन सी नर्सिंग प्रैक्टिसेस इससे प्रिवेंट कर सकती है और कैसे हम लोग टर्म वेनस हेल्थ और पेशेंट सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि एक सक्सेसफुल नर्स सिर्फ आईवी लाइन इंसर्ट नहीं करती है, वो वेन को प्रोटेक्ट भी करती है। चलिए शुरू करते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबिटिस कैसे डेवलप होता है? अब जब हम समझ चुके हैं कि थ्रोम्बोफ्लेबिटिस एक इम्पोर्टेंट आईवी कॉम्प्लिकेशन है, तो अगला सवाल है कि ये एक्चुअली डेवलप कैसे होता है? क्या रेडनेस अचानक आ जाती है? क्या क्लॉट एक ही दिन में बन जाता है? नहीं, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को समझना प्रिवेंशन की पहली स्टेप होता है। और इस प्रोसेस को समझना अम, बड़ी आसान है अगर आप समझना चाहो तो। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में एंडोथेलियल इंजुरी, इसमें हमारी वेन्स के अंदर एक स्मूथ प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है जिससे हम एंडोथेलियम कहते हैं। जब कैनुला इंसर्ट होता है, ये कैथेटर रिपीटेडली मूव करता है या इरिटेटिंग मेडिकेशन वेन के कांटेक्ट में आती है, तो ये लाइनिंग डैमेज हो सकती है और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत है। सोचिए, वेन की इनर वॉल एक स्मूथ हाईवे की तरह है और इंजुरी हाईवे में एक पोर्टहोल की तरह। अब ट्रैफिक स्मूथली नहीं चलेगा। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में बेसिकली इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है। बॉडी इमिडिएटली डैमेज को डिटेक्ट करती है और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इन्फ्लामेशन सेल्स उस एरिया में आने लगते हैं। रिजल्ट में क्या होता है? रेडनेस, वार्मथ, गर्म हो जाता है एरिया, और टेंडरनेस, छूने में दिक्कत होता है, छूने में दर्द होता है। ये बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है।
लेकिन अगर इरिटेशन कंटिन्यू रहे तो इन्फ्लामेशन भी कंटिन्यू रहेगी। तो स्टेप 3 में वेन वॉल इरिटेशन होता है। और वेन वॉल में सूजन आ गया है और इरिटेटेड होने लगी है। पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, नर्सिंग ऑफिसर जी कैनुला के पास जलन हो रही है, या हाथ टच करने पर दर्द हो रहा है क्योंकि टेंडरनेस है। और ये कंप्लेंट्स कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वेन हमें वार्निंग दे रही होती है। स्टेप 4 में क्लॉट फॉर्मेशन होता है। इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स में ब्लड बॉडी क्लॉटिंग प्रोसेस एक्टिवेट कर सकती है और अफेक्टेड एरिया में थ्रोम्बस यानी क्लॉट फॉर्म होने लगता है। ये क्लॉट ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर सकता है और सिम्टम को सीवियर हो सकते हैं। स्टेप 5 में लास्ट स्टेज में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप होता है। जब इन्फ्लामेशन और क्लॉट दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बो मीन्स ब्लड, फ्लेबाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल्स। तो क्लॉट और जब वेन में सूजन आ जाए क्लॉट के साथ तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। पेशेंट में आप देख सकते हैं कि रेडनेस, लालिमा है, दर्द हो रहा है, स्वेलिंग, सूजन है, कॉर्ड लाइक वेन, वेन को छूने में थोड़ा हार्डनेस हो लगता है। अब सवाल है कि ये रिस्क किन सिचुएशन में ज़्यादा होता है। सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? बेसिकली मैकेनिकल इरिटेशन, केमिकल इरिटेशन, इन्फेक्शन, प्रोलॉन्ग्ड कैनुलेशन, ये सब चीज। मैकेनिकल इरिटेशन जब आपका वेनफ्लॉन वेन में जाके लगातार उसको हिट कर रहा है। वेन का जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो वेन के अंदर जो पार्ट कैनुला का वेन के अंदर रहता है, वो अगर वेन की वॉल को लगातार इरिटेशन कर रहा है तो वो सूजन आ सकता है। केमिकल इरिटेशन में आपका जब कोई भी हायर एंटीबायोटिक चलता है उसके वजह से भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने का चांस है। किसी भी इन्फेक्शन और बहुत दिनों तक अगर कैनुला रहता है तो आपका थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने का चांस रहता है। तो और इस वजह से प्रॉपर कैथेटर सिलेक्शन, एसेप्टिक टेक्निक और रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोग्रेशन है। और जितनी जल्दी हम इस प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे उतनी आसानी से कॉम्प्लिकेशन को रोक सकेंगे, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी का बेस्ट ट्रीटमेंट अक्सर प्रिवेंशन ही होता है। तो सही कैनुला चुनना क्यों जरूरी है? सो कैथेटर सिलेक्शन मैटर्स। अब हम समझ चुके हैं कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कैसे डेवलप होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हर कैनुला वेन पर सेम इफेक्ट डालता है? जवाब है नहीं। कभी कभी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का सिर्फ इंसर्शन टेक्निक से नहीं बल्कि कैथेटर सिलेक्शन से भी डायरेक्टली रिलेटेड होता है। और इसीलिए सही कैनुला चूज करना पेशेंट सेफ्टी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। आज एविडेंस सजेस्ट करता है कि पॉलीयूरेथेन कैथेटर्स ट्रेडिशनल रिजिड टेफ्लॉन कैथेटर के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पॉलीयूरेथेन मटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। जब पेशेंट अपना हाथ मूव करता है तो कैथेटर भी वेन के साथ नेचुरली एडजस्ट कर पाता है। इससे वेन वॉल पर फ्रिक्शन और इरिटेशन कम होती है। और जब इरिटेशन कम होती है तो इन्फ्लामेशन और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का रिस्क भी कम हो जाता है। दूसरी तरफ रिजिड टेफ्लॉन कैथेटर्स वेन वॉल को ज़्यादा
घिसने की वजह से इरिटेट कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हार्ड होते हैं। स्पेशली जब कैथेटर कई दिन तक साइड पर रहता है। सोचिए, अगर आपके शू में एक हार्ड स्टोन आ जाए, थोड़ी थोड़ी देर बाद डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है ना। वेन भी कुछ ऐसे ही फील करती है जब उसके अंदर अननेसेसरी इरिटेशन होता है। अब बात करते हैं साइज की। कई बार हम सोचते हैं कि बड़ा कैनुला मतलब बेटर कैनुला, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये हमेशा सच नहीं होता है। गोल्डन रूल याद रखिए ये, कि यूज द स्मॉलेस्ट गज दैट कैन सेफली डिलीवर द प्रेस्क्राइब्ड थेरापी। जितना भी मेडिकेशन है वो सेफली कैसे जाना चाहिए, उसके हिसाब से कैनुला चूज करना है। जैसे कि अगर ब्लड देने के लिए बोला गया है तो आपको 18 गज लगाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 10 ml का इंजेक्शन के लिए आपको 18 गज लगाना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो बड़ी कैनुला वेन वॉल पर ज़्यादा प्रेशर और ट्रॉमा क्रिएट कर सकती है, और ट्रॉमा के मतलब हायर फ्लेबाइटिस का रिस्क। ऑफ कोर्स, इमरजेंसी सिचुएशंस, रैपिड फ्लूइड रिससिटेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लार्जर गजेस की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन हर पेशेंट को सेम साइज की ज़रूरत नहीं होती है। कैथेटर सिलेक्शन हमेशा थेरापी रिक्वायरमेंट, पेशेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि द गोल इज नॉट टू इंसर्ट द बिगर कैनुला, द गोल इज टू इंसर्ट द राइट कैनुला। और जब हम राइट मटेरियल और राइट साइज चूज करते हैं, तो हम सिर्फ मेडिकेशन डिलीवर नहीं कर रहे होते हैं, हम पेशेंट की वेन को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि कभी कभी पेशेंट सेफ्टी एक छोटी सी क्लिनिकल डिसीजन से शुरू होती है। Aseptic insertion excellence prevention starts before cannulation. Clean technique, safe patient. अब तक हम समझा कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कैसे डेवलप होता है और कैथेटर सिलेक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन सच कहूँ तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस प्रिवेंशन का सबसे पावरफुल स्टेप कैथेटर चूज करने के बाद नहीं, कैनुला से पहले शुरू होता है, और उस स्टेप का नाम है आसेप्टिक टेक्निक। मैं अक्सर नर्सिंग स्टूडेंट से एक बात कहता हूँ कि जो जर्म्स आप देख नहीं सकते, वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हर सक्सेसफुल आईवी इंसर्शन की फाउंडेशन है प्रॉपर आसेप्टिक प्रैक्टिसेस। सबसे पहला स्टेप, हैंड हाइजीन। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हैंड हाइजीन मैंडेटरी है, चाहे आप अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज करें या हैंड वॉशिंग करें। क्लीन हैंड्स पेशेंट सेफ्टी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। याद रखिए, ग्लोव्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ग्लोव्स डैटी हैंड को स्टेराइल नहीं बनाते। नेक्स्ट इज स्किन एंटीसेप्सिस। इन स्किन एंटीसेप्सिस अब आता है स्किन प्रिपरेशन का स्टेज। इंसर्शन साइट्स को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना है, बहुत ज़रूरी है। कॉमनली हम 2% क्लोरहेक्सिडिन इन 70% अल्कोहल यूज करते हैं, या स्किन पर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। पहले हम 70% अल्कोहल ओनली यूज करते थे, लेकिन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ये पता चला रिसर्च से कि अगर 2% क्लोरेक्सिडिन मिलाया जाता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, हम एंटीसेप्टिक लगा देते हैं और तुरंत कैनुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये शॉर्टकट कभी मत कीजिए। हर एंटीसेप्टिक को अपना प्रॉपर ड्राई टाइम देना चाहिए, कम से कम 30 सेकेंड्स। सो इसका क्यों 30 कम से कम 30 सेकेंड्स देना चाहिए, क्योंकि उनका
जो काम करने का क्षमता 30 सेकेंड्स में और ड्राई होने तक ही रहता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो गीला तो हो गए, लेकिन मरने तक वेट तो कीजिए। अगर मरने तक वेट नहीं कीजिएगा तो आपका लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो एंटीसेप्टिक लगाने के बाद आपको प्रॉपर ड्राइंग टाइम देना चाहिए, और कभी कभी 30 सेकेंड्स का पेशेंट को कई दिन की कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। आप 30 सेकेंड तो वेट नहीं करेंगे, लेकिन पेशेंट का उसके वजह से पेशेंट का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। असेप्टिक नॉन टच टेक्निक, इसमें क्या है, स्किन प्रिपेयर हो जाने के बाद आपका एंटीसेप्टिक लगाए, एंटीसेप्टिक ड्राई हो गया, उसके बाद प्रिपेयर्ड एरिया को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार डिसइंफेक्टेड स्किन को टच करने पर कंटामिनेशन का रिस्क दोबारा इंक्रीज हो सकता है, और फिर पूरी प्रिपरेशन का बेनिफिट कम हो जाता है। नेक्स्ट इज करेक्ट वेन सिलेक्शन। तो स्ट्रेट, हेल्दी और सुइटेबल वेन चूज करना इम्पोर्टेंट है। रिपीटेड अटेम्प्ट्स वेन ट्रॉमा बढ़ा सकते हैं। पेशेंट भी सोचता है, नर्सिंग ऑफिसर जी ढूंढ रहे हैं या ट्रेजर हंट चल रहा है, पता नहीं। इसीलिए प्रॉपर असेसमेंट और प्रिपरेशन पहला करना जरूरी है। तो कैसे वेन को एक्चुअली में ढूंढा जाता है, उसका भी एक प्रोसेस है। हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फाइनली आपको क्या करना चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए कि प्रिपेयर्ड स्किन को टच नहीं करना है, एंटीसेप्टिक को ड्राई होने तक वेट करना है मिनिमम 30 सेकेंड्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, और नॉन स्टेराइल इक्विपमेंट का यूज करना नहीं चाहिए। कैनुला वेन के अंदर जा रहा है और ब्लड फ्लो में मिल रहा है, तो इसीलिए आपको नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करना है। तो याद रखिए, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस प्रिवेंशन कैनुला इंसर्ट करने के बाद नहीं शुरू होती है, वो कैनुला स्किन को टच करने से पहले ही शुरू हो जाती है। और एक नर्स की क्लिनिकल एक्सीलेंस उसकी स्पीड से नहीं, उसकी एंटीसेप्टिक डिसिप्लिन से पहचानी जाती है, क्योंकि क्लीन टेक्निक से पेशेंट केयर की फाउंडेशन है। ईयरली डिटेक्शन इज इक्वल टू बेटर आउटकम, साइट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। अब तक हमने थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के कजेस, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज को समझा, लेकिन एक रियलिटी है कि चाहे आप कितनी भी अच्छी असेप्टिक टेक्निक यूज करें और कितना भी अप्रोप्रिएट कैथेटर चूज करें, रेगुलर मॉनिटरिंग के बिना पेशेंट कंप्लीटली सेफ नहीं होता है। और इसीलिए नर्सिंग प्रैक्टिस में एक गोल्डन रूल ये है कि डिटेक्ट ईयरली, एक्ट ईयरली, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यूजुअली ओवरनाइट डेवलप नहीं होता है। पेशेंट की बॉडी हमें पहले ही सिग्नल्स देने लगते हैं, बस हमें उन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हर शिफ्ट असेसमेंट के दौरान आईवी साइट को केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। सबसे पहला साइन हो सकता है रेडनेस। इंसर्शन साइट के अराउंड हल्का हल्का रेडनेस, जैसे आप देख रहे हो हल्का हल्का रेडनेस शुरू होता है, पहले ही हल्का हल्का रेडनेस शुरू हो गया है, तो इसमें तो ये इन्फ्लामेशन की ईयरली साइन हो सकता है। अगला साइन है वार्मथ, थोड़ा गर्म लगेगा, कैनुलेशन के आसपास, कैनुला के आसपास थोड़ा गर्म लगेगा। ये इंक्रीज ब्लड फ्लो और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स का इंडिकेशन है। फिर आता है पेन और टेंडरनेस, उस जगह में छूने पर, और या आप जब भी मेडिकेशन
आईवी मेडिकेशन दे रहे हो, उस टाइम पेशेंट बोलेगा मैडम बहुत दर्द कर रहा है। तो अम, ये और एक इम्पोर्टेंट साइन होता है, कभी भी पेशेंट की कंप्लेंट को इग्नोर मत करिए। कई बार पेशेंट थ्रोम्बोफ्लेबिटिस को हमसे पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है। नेक्स्ट आता है स्वेलिंग। स्वेलिंग में वेन के आसपास इडिमा या पॉफिनेस डेवलप हो सकती है, या इरिटेशन या इन्फिल्ट्रेशन का साइन हो सकता है। और सीवियर केसेस में अगर ज़्यादा सीवियर होता है तो कॉर्ड लाइक वेन हो जाता है। वेन हार्ड और पाल्पेबल कॉर्ड जैसी फील हो सकती है। यह एडवांस्ड इन्फ्लामेशन का इंडिकेटर हो सकता है। अब असेसमेंट को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं वीआईपी स्कोर। ये इम्पोर्टेंट है। तो वीआईपी स्कोर क्या है? बेसिकली वीआईपी स्कोर हमें स्टैंडर्डाइज्ड मेथड देता है फ्लेबिटिस को असेस करने का। ये सब्जेक्टिव गेस वर्क को रिड्यूस करता है और टाइमली इंटरवेंशन में हेल्प करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले, वीआईपी स्कोर एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। ग्रीन को कंटिन्यू मॉनिटरिंग, येलो बी अलर्ट, रेड एक्शन रिक्वायर्ड होता है। और इतनी जल्दी इंटरवेंशन होगी उतना ही बेटर पेशेंट आउटकम होगा। याद रखिए कि थ्रोम्बोफ्लेबिटिस का ट्रीटमेंट रेडनेस दिखने के बाद शुरू होता है, लेकिन थ्रोम्बोफ्लेबिटिस का प्रिवेंशन असेसमेंट के दौरान ही शुरू हो जाती है। हर आईवी साइट चेक सिर्फ रूटीन टास्क नहीं होता है, वो पेशेंट सेफ्टी का अपॉर्चुनिटी भी होता है। और एक अटेंटिव नर्स कई बार कॉम्प्लिकेशन को डेवलप होने से पहले ही रोक देती है, क्योंकि नर्सिंग में स्मॉल ऑब्जर्वेशन ऑफन प्रिवेंट बिग प्रॉब्लम्स। अब तक हमने सही कैथेटर सिलेक्शन की, एसेप्टिक इंसर्शन और रेगुलर असेसमेंट की इम्पोर्टेंस को समझा, लेकिन एक एरिया है जो अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है, वो है ड्रेसिंग मैनेजमेंट एंड साइड प्रोटेक्शन। कई बार कैनुला परफेक्टली इंसर्ट होता है, लेकिन ड्रेसिंग केयर में छोटी सी लैप्स थ्रोम्बोफ्लेबिटिस और इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज कर सकती है। मैं अक्सर कहता हूँ, ए गुड आईवी साइट डिजर्व्स ए गुड प्रोटेक्शन। और ये प्रोटेक्शन शुरू होती है प्रॉपर ड्रेसिंग से। एक आइडियल आईवी ड्रेसिंग में 4 क्वालिटीज होनी चाहिए: क्लीन, ड्राई, इंटैक्ट एंड ट्रांसपेरेंट। चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। क्लीन क्लीन बेसिकली कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर ड्रेसिंग विजिबल सॉइल्ड है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने का रिस्क बढ़ सकता है। ड्राई, तो ड्राई में मॉइस्चर बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है, तो ड्राई करके हम ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ावा को रोक देते हैं। तो ड्रेसिंग तो नेक्स्ट इज इंटैक्ट। इंटैक्ट में हम ड्रेसिंग को प्रॉपरली सील्ड होनी चाहिए। लूज एजेस कंटामिनेशन और कैथेटर मूवमेंट दोनों को इंक्रीज कर सकता है। लूज होने से कैथेटर इंक्रीज होता है, जिसमें से वो बार बार आपका वेन को इरिटेट करता है, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और क्या होता है, कंटामिनेशन का चांसेस बढ़ता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या है? ट्रांसपेरेंट में बेसिकली ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप ड्रेसिंग रिमूव किए बिना साइट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप हर टाइम देख के बता सकते हो रेडनेस है, स्वेलिंग है या नहीं। ये ईयरली इन्फ्लामेशन को जल्दी आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हो जाता है इसमें। अब सिर्फ ड्रेसिंग लगाना ही काफ़ी नहीं है, उसकी रेगुलर असेसमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हर शिफ्ट में ड्रेसिंग इंटीग्रिटी इवैल्यूएट करिए। क्या ड्रेसिंग सिक्योर है? क्या मॉइस्चर प्रेजेंट है? क्या कैथेटर स्टेबल है? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस
पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। और याद रखिए, साइट प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इन्फेक्शन प्रिवेंट करना नहीं है, हमने कैथेटर मूवमेंट को भी मिनिमाइज करना है। जितना स्टेबल कैथेटर होगा उतनी कम वेन वॉल इरिटेशन होगी। ये याद रखिए कि ये वेल सिक्योर्ड आईवी लाइन इज ए प्रोटेक्टेड आईवी लाइन। और कई बार थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस प्रिवेंशन के एक्सपेंसिव इंटरवेंशन से नहीं, एक प्रॉपरली मेंटेन ड्रेसिंग से शुरू होती है, क्योंकि नर्सिंग एक्सीलेंस डिटेल्स में छुपी होती है। नेक्स्ट, मैकेनिकल और केमिकल इरिटेशन को कैसे रोकें। सो बेसिकली अब हम पहुंच गए हैं कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस प्रिवेंशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, मैकेनिकल और केमिकल इरिटेशन। अक्सर हम इन्फेक्शन को ब्लेम कर देते हैं कि इन्फेक्शन हो गया इसीलिए वेन खराब हो गया, लेकिन रियलिटी ये है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के कई केसेस इन्फेक्शन की वजह से नहीं बल्कि कंटिन्यूस इरिटेशन की वजह से डेवलप होते हैं। और ये इरिटेशन दो तरह की हो सकती है, मैकेनिकल इरिटेशन और केमिकल इरिटेशन। चलिए पहले मैकेनिकल इरिटेशन को समझते हैं। तो मैकेनिकल इरिटेशन बेसिकली तब होती है जब कैथेटर रिपीटेडली वेन वॉल को रब करता रहता है। जैसे एक रोप अगर कई बार एक जगह पर घिसे तो सरफेस डैमेज होने लगती है। वेन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सबसे कॉमन वजह से कैथेटर मूवमेंट, पुअर स्टेबलाइजेशन, अननेसेसरी लार्ज गज कैनुला। अगर कैनुला प्रॉपरली सिक्योर नहीं है तो पेशेंट के हर मूवमेंट के साथ कैथेटर वेन वॉल को इरिटेट कर सकता है। और याद रखिए, वेन को रोज एक्सरसाइज करने का शौक नहीं होता है कि बार बार जाके घिसते रहना है। जितना कैथेटर मूव करेगा उतना इन्फ्लामेशन का रिस्क बढ़ेगा। इसीलिए प्रॉपर सिक्योरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं केमिकल इरिटेशन की। केमिकल इरिटेशन में क्या होता है, ये कल्प्रिट कैथेटर नहीं है बल्कि सॉल्यूशन या मेडिकेशन होता है। कुछ ड्रग्स और आईवी फ्लूइड्स नेचुरली इरिटेटिंग होते हैं, जैसे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, सर्टन एंटीबायोटिक्स और वेसाइकेंट मेडिकेशंस। अगर ये मेडिकेशन इनअप्रोप्रिएट वेन में या इम्प्रॉपर डाइल्यूशन के साथ एडमिनिस्टर किया जाए तो वेन वॉल इन्फ्लाम्ड हो सकती है। और इन्फ्लामेशन का मतलब हायर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का रिस्क। इसीलिए मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त हमेशा चेक कीजिए क्या डाइल्यूशन करेक्ट है, क्या इन्फ्यूजन रेट अप्रोप्रिएट है, क्या सिलेक्टेड वेन थेरापी के लिए सुइटेबल है। यहाँ इन्फ्यूजन पंप्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, कंट्रोल्ड फ्लो मेंटेन करके वेन इरिटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। और प्रिवेंशन की बात करें तो कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज बहुत इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि प्रॉपर कैथेटर स्टेबलाइजेशन, अप्रोप्रिएट कैनुला साइज सिलेक्शन, करेक्ट ड्रग डाइल्यूशन, सुइटेबल वेन सिलेक्शन, इन्फ्यूजन पंप यूज करना। ये छोटी छोटी इंटरवेंशंस पेशेंट आउटकम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल चीज़ें याद रखिए कि नॉट एवरी रेड वेन इज इन्फेक्टेड। कभी कभी वेन बस हमें बता रही होती है कि मुझे थोड़ा जेंटल ट्रीट करो भैया। रिमेंबर, आप ये याद रखिए कि प्रोटेक्ट द वेन एंड यू विल प्रोटेक्ट द थेरापी, प्रोटेक्ट द थेरापी एंड यू प्रोटेक्ट द पेशेंट। और इसी अप्रोच को हम कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर। सही टेक्निक, सही सिलेक्शन, सही केयर, ये तीन चीज़ें वेन को बचाते हैं, कॉम्प्लिकेशन को रोकते हैं और पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। सो नेक्स्ट लास्ट क्या क्या हमने ये जो
चीज़ें सारी वेन इरिटेशन के बारे में और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के बारे में जो सीखा, क्या क्या आज हमने सीखा। हमने देखा कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक कॉमन आईवी कॉम्प्लिकेशन जरूर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर केसेस में ये प्रिवेंटेबल भी हैं। और प्रिवेंशन की जर्नी शुरू होती है राइट कैथेटर सिलेक्शन से। सही साइज और अप्रोप्रिएट मटेरियल चूज करके हम वेन इरिटेशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आती है एसेप्टिक टेक्निक्स, हैंड हाइजीन, प्रॉपर स्किन एंटीसेप्टिक्स और एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक सिर्फ इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल वास्कुलर हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। रेगुलर फिर हमने बात की रेगुलर असेसमेंट की। हर आईवी साइट एक स्टोरी बताती है, जैसे रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, ये सब बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। इन सबको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्लिकेशन किसी मेडिकेशन वजह से नहीं बल्कि कैथेटर का अननेसेसरी मूवमेंट की वजह से डेवलप हो जाता है। और फाइनली मैकेनिकल और केमिकल इरिटेशन को मिनिमाइज करना हमने सीखा। पेशेंट और ये याद रखिए कि एवरी आईवी लाइन इंसर्टेड इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ मेडिकेशन डिलीवर करना ही गोल नहीं है हमारा। गोल है पेशेंट को सेफ, कंफर्टेबल और कॉम्प्लिकेशन फ्री थेरेपी प्रोवाइड करना। तो आज की पूरी डिस्कशन को अगर एक सेंटेंस में समराइज करना हम चाहे तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की प्रिवेंशन रेडनेस दिखने के बाद नहीं, कैनुलेशन से पहले ही शुरू हो जाती है। सो अगेन, सही टेक्निक, सही सिलेक्शन, सही केयर, ये तीनों चीज़ें वेन को बचाती है, कॉम्प्लिकेशन को रोकती है और पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। सो नर्सिंग में एक्सीलेंस की कोई बड़ा काम करके अचीव नहीं होती, वो छोटी छोटी कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस से बनती है। और ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हम आपको सिखाएंगे न्यूरियन में। मैं हूँ सौम्य और न्यूरियन में हम कंटिन्यू करेंगे नर्सिंग एजुकेशन को प्रैक्टिकल, एविडेंस बेस्ड और इजी टू अंडरस्टैंड बनाना। तब तक के लिए स्टे स्किल्ड, स्टे ऑब्जर्वेंट और कंटिन्यूस एम्पावरिंग पेशेंट केयर थ्रू लर्निंग। धन्यवाद।